हेलो एवरीवन। आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टैक्स के बारे में। स्टैक्स क्या हैं? स्टैक्स इज़ अ काइंड ऑफ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। हमने लिंक लिस्ट पे भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो इन डिटेल हम स्टडी करेंगे इस प्लेलिस्ट में स्टैक्स के बारे में, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में और वेरियस प्रोग्राम्स के बारे में। सबसे पहले स्टैक्स है क्या? स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम लिस्ट ऑफ आइटम्स स्टोर करते हैं, बट वी कैन ऐड द आइटम्स और रिमूव द आइटम्स फ्रॉम ओनली वन एंड, दैट इज एट इट्स टॉप। तो देखते हैं कैसे आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। इस तरह का कोई ब्लॉक जिसमें सबसे पहले जो टॉप होता है वो हम डिक्लेयर करते हैं एट पोजीशन -1, और जब हमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हम टॉप को 1 करते हैं, 0 पे लेके आते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले हम टॉप को प्लस करेंगे, तो टॉप इंक्रीज होके मेरा आ जाएगा 0 पे। तो उस टाइम लेट से मुझे ये एलिमेंट इंसर्ट करवाने हैं, 1 2 3 4, दीज आर द एलिमेंट दैट आई नीड टू बी इंसर्टेड। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट करूँगी 1। इसे इंसर्ट करने के बाद जब मुझे फिर से नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है ना, तो देन आई विल डू टॉप प्लस। तो टॉप मेरा आ जाएगा 1 यहाँ पे। तो फिर 1 पोजीशन पे, 1 इंडेक्स पे मैं 2 को इंसर्ट कर दूंगी। फिर से टॉप प्लस करेंगे तो टॉप हो जाएगा 2। तो सेकंड पोजीशन पे, सेकंड 2 इंडेक्स पे हम इंसर्ट करेंगे 3 को। फिर से टॉप को प्लस करेंगे, टॉप आ जाएगा 3। थर्ड इंडेक्स पे हम करेंगे 4 को इंसर्ट। तो जो सारी इंसर्शन थी वो किस इंडेक्स पे हुई? टॉप पे। उसके बाद जो रिमूवल होगी वो भी एट 1 एंड टॉप पे होगी। तो सबसे पहले जो एलिमेंट रिमूव होगा वो होगा 4। अब ये रिमूव हो चुका है। रिमूव होने के बाद हमारा एलिमेंट क्या होगा? टॉप माइनस। तो टॉप का एलिमेंट अब कौन सा रिमूव होगा? 3। फिर से टॉप माइनस करोगे, आप यहाँ पे आओगे, फिर 2 जो है वो रिमूव होगा, फिर 1 होगा। तो दैट मीन्स जो आप इंसर्ट करते हो स्टैक में उसका पूरा एक रिवर्स जो ऑर्डर है वो प्रिंट होता है जब आप उसको रिमूव करते हो। तो मीन्स द एलिमेंट दैट यू इंसर्ट व्हेन यू रिमूव देम दे आर ऑटोमेटिकली इन अ रिवर्स ऑर्डर। तो ये एक प्रॉपर्टी है स्टैक की। ऑल्सो जो स्टैक है वो लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो दैट मीन्स मैंने इंसर्ट क्या किया था? 1 2 3 4। तो सबसे पहले बाहर क्या आया? 4। तो सबसे लास्ट में इंसर्टेड क्या था? 4। दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप आपको स्टैक की ये 2 प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज समझ आई हैं कि वी आर इंसर्टिंग एलिमेंट्स एंड रिमूविंग एलिमेंट्स at only one end, which is top, and it works on LIFO principle. The order of element inserted is reversed when you remove those element. तो अब डिस्कस करते हैं इसके वेरियस फंक्शंस जो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हमें बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन है पुश। लेट से मुझे कोई भी एलिमेंट x अपना स्टैक में पुश करवाना है, तो दैट इज पुश x। ये मेरे फंक्शन का नाम होगा। x कुड बी एनीथिंग, इंटीजर, कैरेक्टर, एनीथिंग। तो व्हाट पुश विल डू इज पुश विल ऐड माय एलिमेंट टू स्टैक। इसका मतलब, पुश का मतलब है एडिंग एलिमेंट टू स्टैक। उसके बाद हमारे पास आता है पॉप। पॉप का मतलब है रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। अब क्योंकि हमें पता है कि एडिशन एंड रिमूवल दोनों टॉप से होंगी, तो हम लिख सकते हैं एडिंग एलिमेंट टू स्टैक एट इट्स टॉप। तो रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम टॉप इन स्टैक। अब आप देखो, आपको रिमूव करना है तो आपको कोई भी इंटीजर या कैरेक्टर यहाँ पे
एज एन इनपुट नहीं चाहिए, ना ही इंडेक्स चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें रिमूव टॉप से ही करना है, क्योंकि ये स्टैक की प्रॉपर्टी है। उसके बाद ऑपरेशन आता है टॉप। टॉप क्या करेगा, इट विल रिटर्न एलिमेंट एट टॉप। तो जो भी टॉप पे एलिमेंट होगा ये उसको रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा एम्प्टी ऑपरेशन। तो एम्प्टी ऑपरेशन क्या करेगा, एम्प्टी ऑपरेशन विल रिटर्न इफ द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। ओके, so this will be, I can say, a boolean operation. This can also be a boolean operation, or you can just make it integer also as per need, but we will make it boolean. It will return if the stack is empty or not, yes or no. So all the stack operations, the benefit of stack is that all the stack operation are order of one operations. I hope you know what is order of one complexity. Order of one complexity means that it is a constant complexity operation. Okay, it is order of one operation. All the operations are order of one, so it helps in decreasing the time complexity while working with data structures. So now we will see stack implementation, that how the stack will be implemented. Then we will code for the stack implementation. So let's see this stack implementation using arrays. See, देखो, you can implement stack with various data structures like array, linked list, queues. So since we have discussed arrays and linked list, first we will see implementation. In this video we will see implementation using arrays, which is enough, and once we will be done with queues, then we will discuss the implementation with queues as well. So let's see with arrays first. So we will discuss making a class. So in this implementation what you can do is you can make a class stack, and under this I'll just be writing a kind of rough pseudocode that we will be converting to code afterwards, so that you understand the code more. Okay, so yeah, in this class of stack we can declare a array and the index top, because this is the two things that we need, and then we will assign some, like this is a dynamic array, as you know, you will assign some size to this array. Let's say you can have constant size like n is equal to 100, and that would be the size of my stack. Okay, so there are two conditions that I want to discuss with you. One is stack overflow. Before doing this, one is stack overflow and one is stack underflow. So what are these conditions? Stack overflow means when you are trying to insert an element in the stack when it is already full. Let's say the size of my stack is 5 and you have already inserted 5 elements. Now you are trying to insert the 6th element. Okay, now you are trying to insert the 6th element. Then I will say that no, you cannot insert because the stack has overflown. So there is another condition, that is stack underflow. So what does stack underflow mean? Stack underflow means you are trying to delete an element but there is no element in the stack, that is my stack is empty. Let's say I have deleted all the elements. Now my stack is empty, but I am again requesting for deleting other element. Then my stack will say no, you cannot delete because your stack is already empty. So you can make a stack of any size. Let's say we will make it of 5 size. So how we will discuss? First we will discuss how to make push function. I have already told you this, but since we'll discuss this again. Let's say I have a stack of size 5. First of all, as I said, we will check stack overflow, that if I have inserted at all the positions, then I cannot
then I cannot insert more. So in the beginning we will give top -1, that is there is no index. If the top is -1, then there is no element in the stack because it is the initial first condition. So while pushing the element in the stack, we will check what condition. If top equals to n minus 1, let's say these are the index na 0, 1 for any array. This is the indexing. I will make array so that you do not get confused. This is the array using which we are going to make a stack. 0, 1, 2. This is the indexing of the array, right? So if my top has reached to this point, I cannot insert any more element. So my if top is equals to n minus 1, then I say this is the condition of stack overflow and I cannot insert any element. I will simply return from this condition. Okay, so otherwise if my top is not anywhere here, let's say my top is right now at -1, that is no element inserted. So the first thing I will do is top plus plus. I will increase the top. हम top को एक नंबर इंक्रीज करेंगे, फिर हम एरे के टॉप इंडेक्स पे अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे. दैट इज एरे का टॉप क्या होगा अभी 0, मतलब एरे के 0 पे जो भी मेरा एलिमेंट अभी मुझे इंसर्ट करना है, लेट्स से 6, तो मैं वहाँ पे ये एलिमेंट इंसर्ट कर दूंगी. ये मेरा होगा पुश ऑपरेशन इन द एरे. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. ये बस एक सूडो कोड सा हमने लिखा है, जब कोड करेंगे तो और पता चलेगा. आई होप आपको इतना तो मतलब क्लियर हुआ होगा और आप कोड में भी इसे और समझेंगे हम आगे. तो नेक्स्ट इज पॉप ऑपरेशन. अब पॉप ऑपरेशन में क्या है कि अगर मुझे इसमें चेक करना, अगर मेरा टॉप -1 पे है तब तो मुझे पास कुछ भी पॉप करने के लिए नहीं है. ठीक है, इफ टॉप इक्वल्स टू -1, तो ये कौन सी कंडीशन है, स्टैक अंडरफ्लो. दैट मीन्स मैं कुछ भी डिलीट नहीं कर सकती क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है. तो इसे अगर मुझे यहाँ से फिर रिटर्न कर जाना है और अगर मेरा -1 पे नहीं है, तो जैसे अभी 0 पे है, तो तब क्या करूँगी मैं, तब मैं सिंपली टॉप माइनस कर दूँगी. मेरा एलिमेंट खुद ही डिलीट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि टॉप से आप एलिमेंट को ट्रैक कर रहे हो ना. अगर मैंने फिर से टॉप माइनस करके, जैसे 0 पे आया था टॉप मेरा भी, तो अगर मैंने फिर से माइनस करके -1 पे ले आया टॉप, तो मेरे एलिमेंट जो है स्टैक में वो 0 ही हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास टॉप का ट्रैक नहीं रहेगा. ओके, नेक्स्ट इज टॉप फंक्शन. अब टॉप फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा, तो मुझे ये इंटीजर टाइप का बनाना पड़ेगा. टॉप करेगा रिटर्न एलिमेंट एट द टॉप. इसमें भी मुझे देखना पड़ेगा कि अगर टॉप मेरा -1 है तो स्टैक अंडरफ्लो, क्योंकि अगर -1 है तो कोई एलिमेंट नहीं होगा. अदरवाइज मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी एरे का टॉप. एरे के टॉप इंडेक्स पे कोई भी जो भी वैल्यू है वो मेरी यहाँ से रिटर्न हो जाएगी. और बूल एम्प्टी जो फंक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे बता देती हूँ मैं. बूल एम्प्टी फंक्शन कैसे बनेगा. बूल एम्प्टी फंक्शन बनाने के लिए हमें चेक करना होगा कि एल स्टैक एम्प्टी तो नहीं है. अब मैंने आपको बताया एम्प्टी की कंडीशन क्या होती है, टॉप इक्वल्स टू -1 जब है तब मेरा स्टैक एम्प्टी है. तो क्योंकि ये बुलियन फंक्शन है, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे टॉप इक्वल्स टू -1. अगर ये -1 के इक्वल हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. तो अब हम इसका कोड देखेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड इट. कोड का इसमें मैं ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में ही n को असाइन कर दूंगी. हमें एक n चाहिए ना, विच इज़ द साइज ऑफ द स्टैक. सो here I have used n whose value is 5. Now I will make a class stack. Now you have to be careful with all what I am going to do. See this. First of all I will declare an array arr and an integer top.
देन वी विल मेक अ कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिक्लेयर कर देंगे, इन दोनों को इनिशियलाइज कर देंगे। अब जैसे मैंने बोला अरे यहाँ पे डायनामिकली असाइंड है, उसको हम एक न्यू इंटीजर n, ये होता है एक डायनामिक अरे एलोकेशन का रूल, जिसमें हम एक पॉइंटर अरे डिक्लेयर करते हैं, फिर उसे वैल्यू डायनामिकली एलोकेट करते हैं यूजिंग न्यू इंटीजर n। दिस इज़ द सिंटेक्स। उसके बाद टॉप मुझे चाहिए -1, ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब इसके बाद इसी स्टैक के अंदर मुझे कुछ फंक्शंस लिखने हैं, जैसे कि मैंने फंक्शन जो फर्स्ट लिखना है वो होगा पुश, और पुश में इंसर्शन होगी तो कुछ रिटर्न करना नहीं है, तो उसको मैंने वॉइड टाइप का बना लिया। इसमें मैं इंटीजर्स इंसर्ट करवा रही हूँ, तो मैंने इंटीजर x लिया है, और उसके बाद मैंने एक कंडीशन ली है कि अगर टॉप मेरा, जैसे मैंने बोला ही था कि हमें स्टैक ओवरफ्लो चेक करना है, अगर मेरा टॉप इक्वल्स टू -1 है तो मेरा स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन है कि सारे एलिमेंट्स इंसर्ट हो चुके हैं। ओके अगर किसी को कोई भी डाउट है ना, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और पिंग मी ऑन माय इंस्टा। सो दिस इज रिटर्न। ओके तो अगर ये कंडीशन स्टैक ओवरफ्लो की नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अपने टॉप को एक वैल्यू इंक्रीज करेंगे, और जो भी इंक्रीज हुई है वैल्यू उस पोजीशन पे जाके हम अपने वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। बस ये कोड है हमारा पुश फंक्शन का। अब इसके बाद हम एक कोड लिखते हैं पॉप का। पॉप में भी हमें कुछ प्रिंट नहीं कराना है, तो void pop के अंदर if top equals to -1, दैट मीन्स कि कोई भी वैल्यू मेरे स्टैक में नहीं है। तो अगर वैल्यू नहीं है तो तुम कैसे पॉप करोगे? ओके तो द कंडीशन हेयर इज स्टैक अंडरफ्लो। आई होप इतना क्लियर हो गया हमें। तो अगर ये है तो हमें सिंपली यहाँ से कर जाना है रिटर्न, इस फंक्शन में से कुछ नहीं करना। और अगर स्टैक अंडरफ्लो की कंडीशन नहीं है तो हमें करना है टॉप माइनस, दैट्स इट। तो अभी एक और फंक्शन हमें चाहिए, वो कौन सा था? इंटीजर टॉप। मैंने बोला था हमें इसे इंटीजर बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। ओके सो देखिए अब मैं वैल्यू यूज़ कर रही हूँ टॉप, ठीक है, जो वेरिएबल मैं यूज़ कर रही हूँ उसका नाम भी टॉप है। अब फंक्शन बन गया उसका नाम भी टॉप है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन टॉप है इसमें टी कैपिटल कर देंगे, अंडरस्टैंड? ओके तो इसमें भी एक कंडीशन चेक होगी ना, अगर मेरा स्टैक अंडरफ्लो आ गया तो अब भी मैं कोई भी एलिमेंट आपको टॉप पे कौन सा ये बता नहीं सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूँगी। अगर ये नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर देंगे हम जो भी एलिमेंट टॉप पे है उसको। ओके यस तो जो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन वो होगा बूल एम्प्टी, जिसमें चेक होगा कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। उसके लिए मैं रिटर्न करूँगी वही जो मैंने आपको बताया था कंडीशन, टॉप इक्वल्स टू -1। अगर टॉप -1 है तो मेरा स्टैक एम्प्टी है, एल्स नॉट। ये चेक करेगा अगर टॉप इक्वल्स टू -1 होगा तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स ये रिटर्न फॉल्स करेगा। अब हमें पता है कि जब हम एक क्लास हमारी बंद होती है तो हम उसके पीछे क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। अब हम अपना बनाएंगे इंटीजर मेन, ठीक है। So this is going to be our integer main. In this integer main I will insert my values to the stack. तो stack का नाम क्या है मेरा, STAK. This is the class name. I will make an object ST to this class. Now I will call the objects using this class name. तो first of all st.push1. तो ये मैंने पुश कर दिया 1 को। उसके बाद मैं पुश करवाती हूँ 2 को। उसके बाद हम पुश करते हैं 3 को। आई थिंक वी शुड जस्ट कॉपी इट आउट। लेट्स से आई एम जस्ट इंसर्टिंग द साइज ऑफ माई स्टैक इज 5, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज ना, आई विल ट्राई टू पुश
more than 5 elements. Okay, so that we actually can check if our Stack Overflow is working or not. All the elements will get inserted, but the sixth element, on the sixth element it should show that the stack overflows and we cannot do anything. Okay, let's check this off. So yes, the error was, after running the error was that the stack is ambiguous, because there is a library in the C++ in which the capital STAK is defined, small STAK is defined, so I'll be using capital STAK. Okay, so yeah, you have to keep this in mind, that what keywords are already defined. Okay, so this is something which is already defined. Let's see if it works now. So yes, you see that there is a condition now which is stack overflow over here. So till 5th it is working. When you pushed 6th element, it will say stack overflow. Now if I check that what is the element at the top, so I will use st.top function, because it is returning the top element. So yeah, let us check and let us run this. It will say which element is on the top, 5. See this. Okay, stack overflow के साथ ही आ गया. Show you here that we will use pop now. This. So I hope till now it is clear. Now we will try using pop element as well. So pop will remove the top. So I will just copy these 3 lines and try to paste them again, so that we will be checking the stack underflow condition 5 times, and then stack.empty, what does it says. Okay, let's check these out. Everything comes on the next line. Let's check this. So you can see this. 5 4 3 2 1. We inserted it like 1 2 3 4 5, but what we got is 5 4 3 2 1. That is in reversed order, and there is this condition stack underflow when we were popping it, although it was already empty. So yes, we have got this program done really well. Now this st.empty is also working, since we can we can just recheck it by putting it out here, like cout stack.empty. Let's see what happens now, so that we get the output of empty function as well. Now see, it's showing 1 here. So the boolean function is returning true value. That means my stack is now empty. So I hope this entire program is clear to you. Always remember, don't use same name for the function and variable. It creates ambiguity. And if you are creating a class stack, do not use it with like small stack, because it is ambiguous. There is already one class present in C++ with the name stack. So try to create it with some other name like stacks, or the stack with capital S. I hope this entire program is clear to you. If you liked my video, my explanation, subscribe to my channel. Let this grow and like it. If there is any doubt, you can ask in comment section and at my Instagram. I am very much thankful. Okay, thank you.